राष्ट्रीय स्वयंसेवक परिवारगण, अतिथिगण तथा मेरे प्यारे बच्चों, सर्वप्रथम मैं आज वैसे तो माननीय मोदी का परिचय देने की जरूरत नहीं है, सौभाग्य है। हमारे अध्यक्ष व सचिव लक्ष्मीकांत स्वयंसेवक के बारे में तो जानते ही हैं, क्योंकि आजकल के बच्चे बड़े अभ्यासु हैं। तो व्यक्ति निर्माण, राष्ट्र निर्माण तथा हिंदू समुदाय को एकजुट करना का मेन उद्देश्य है। स्वयंसेवकों का मुख्य उद्देश्य स्वयंसेवी बनने। थोड़ा जोर से पूछ दी, आवाज नहीं आ रही। ठीक है, ये भी समस्या उन्होंने पूछा कि यहाँ पढ़ लिख के लोग विदेश भाग जाते हैं, भारत के संसाधन फिर कैसे बनेंगे। तो समस्या तो ऐसी है, एक घर में गया वो पढ़ाई के लिए कनाडा जाने के बाद मेडिकल में, मैंने उनको कहा कनाडा अमेरिका क्यों जाते, तो वैसे मेडिकल की अच्छी पढ़ाई क्यूबा में होती है, यूक्रेन में भी होती है, लेकिन यूक्रेन में पढ़ाई चाहिए। और भारत के डॉक्टर सारी दुनिया में माने जाते हैं, तो आप यहाँ क्यों नहीं करते? तो बोले यहाँ फैसिलिटीज अच्छी नहीं। मैंने बोला आप वहां जाएंगे तो फैसिलिटीज आपको अच्छी मिलेगी, लेकिन प्रैक्टिस तो यहाँ अच्छी मिलेगी, क्योंकि आपको आकर भारत की अगर सेवा करनी है तो भारत में बिना फैसिलिटी आपको उपचार देनी पड़ेगी, उसकी प्रैक्टिस तो यही होगी। उन्होंने कहा नहीं, प्रैक्टिस भी उधर ही कर सकते हैं। फिर आप ये बताइए पहले कि आप डॉक्टर क्यों कर रहे हैं? लोगों की जान बचाने के लिए कर रहे हैं कि पैसा कमाने के लिए? लेकिन ये पहले समस्या जैसी थी, आज वैसी स्थिति नहीं है। आज वहां जाते हैं, पढ़ते हैं, अच्छे पढ़ लिखे वाले होकर मेरिट होकर लोग वापस भी आ रहे, वहां थोड़ा पैसा कमा के यहाँ आके पैसा कमाना बंद करके समाज सेवा में भी लगे। ऐसे नहीं हो रहा, वहां जाकर आईटी में बहुत पैसा कमा के आ गए, यहाँ कमाना छोड़ दिया, किसानों को खेती सिखा। पूरे देश में ऐसे उदाहरण मिलते हैं, इनकी संख्या बढ़ रही है। इसलिए आपको जो डर है ये धीरे धीरे चला जाएगा, क्योंकि मेरा एक निरीक्षण है कि हम लोगों की पीढ़ी से ज्यादा देशभक्ति और सेवा का अपील आज की कॉलेज में पढ़ने वाली पीढ़ी को है, तो इसका परिणाम जरूर होगा। ये लोग जाएंगे, जैसे बृहस्पति के पुत्र कच्छ संजीवनी विद्या सीखने के लिए असुरों के पास गए और सब करके सीख लिया, वहां रंगे नहीं। शुक्राचार्य की लड़की ने कहा मेरे से विवाह करो, उसको ठुकरा कर तो देवों को विद्या सिखाने के लिए वापस आ गए। ऐसे ये लोग भी उच्च विद्या विभूषित होकर वापस आकर भारत की विद्या, भारत का ज्ञान, भारत के लोगों की स्थिति में अच्छा है और भारत के संसाधन बढ़ाने के लिए ही परिश्रम करेंगे, ऐसा मुझे लगता है। मेरा नाम मानस नाइक है, मैं यवतमाल से हूँ। सर मैंने न्यूज़ में देखा है, रिनाउंड न्यूज़पेपर में पढ़ा है कि 1950 से लेकर 2002 तक आरएसएस ने अपने नेशनल हेडक्वार्टर पर फ्लैग होस्ट क्यों नहीं किया था, क्यों नहीं किया था? तो मैं ये जानना चाहता हूँ सर कि इसका रीजन क्या है? किसने नहीं किया?
1950 से लेकर 2002 तक आरएसएस ने अपने नेशनल हेडक्वार्टर पर इंडियन फ्लैग क्यों नहीं होस्ट किया? अच्छा, तो हम लोग प्रतिवर्ष 15 अगस्त 26 जनवरी को जहाँ है वहां फ्लैग होइस्टिंग करते हैं। यहाँ पर एक कैंपस ऋषिबाग में है, एक मार्ग है, दोनों जगह फ्लैग होइस्टिंग होता है। ये हमको सवाल पूछना नहीं चाहिए लोगों ने, क्योंकि घटना में बता रहा हूं, स्वतंत्र भारत का झंडा तिरंगे रंग का होगा और कांग्रेस का भी तिरंगे रंग का होगा। उस समय एकमात्र बड़ी राष्ट्रीय संस्था कांग्रेस की, उसकी छत्र छाया में बाकी लोग थे। तो ये तय हो गया 1933 में जलगांव के पास तेजपुर है, वहां पर अधिवेशन हुआ कांग्रेस का। पहली बार 80 फुट ऊंचे पोल पर जवाहरलाल नेहरू जी के हाथ में रस्सी देकर ध्वज फहराया गया, लेकिन वो बीच में लटक गया। 10,000 लोग थे। अब क्या करें, 40 फीट ऊंचा चढ़ना है, बांस पर चढ़ना है। तो एक जवान दौड़ के आया, वो चढ़ा, उसने वो कुर्सी सुलझाई, ध्वज को ऊपर तक ले गया, नीचे आया। तो उन्होंने जय जयकार किया, कंधे पर लिया, जवाहरलाल जी ने उसकी पीठ थपथपाई, कहा कि कल अधिवेशन में आओ, तुम्हारा सार्वजनिक अभिनंदन है। लेकिन वो हुआ नहीं, क्योंकि कुछ लोगों ने उनको जाके बताया कि ये सबकी शाखा में तो नहीं। यहाँ डॉक्टर हेडेवार ने उनको बताया, वो प्रवास करके वहां गए और एक छोटा सा पीतल का ही लोग उसको बख्शिश दिया, उसकी पीठ थपथपाई। उसका नाम था किशन सिंह राजपूत। तो 7 साल पहले उनका देहांत हुआ। मैं उनको 2 बार देखा। तो पहली बार ध्वज फहराए जाने में बाधा आई, तब से राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ इस ध्वज के सम्मान के साथ जुड़ा है। 2 दिन ध्वज फहराने की बातें को भी हम कर रहे हैं, परंतु वो फहराए नहीं फहराए, जहां जहां इस ध्वज के सम्मान का प्रसंग आता है, हमारा स्वयंसेवक अपने प्राण भी देने के लिए अग्रपंक्ति में रहा है और रहते रहे। क्योंकि उनको भारत की सार्वभौम प्रभुसत्ता का प्रतीक है। पूर्व बंगाल में जब बांग्लादेश का युद्ध शुरू, तो रायगंज के आगे एक चौकी, वहां पर अचानक बांग्लादेश के आर्मी आने लगी। बीएसएफ के जवान थे वहां, लेकिन उनको खबर नहीं। हमारा वहां 12वीं में पढ़ने वाला चित्रा लोगों नाम का मुख्य शिक्षक, उसने देखा, उसने जाके अलर्ट किया। तो जवानों ने कहा कि आगे हमने खंडक बनाया है, वहां की बारूद की पेटियां रखी है, वो लानी पड़ेगी। तो हम अभी डिफेंस में हैं, तो 2 ही लोग मिल सकते हैं, एक तीसरा चाहिए। तो ये जवानों के साथ पेटियां लाने के लिए, और पेटियां लाते समय वो शहीद हो गए। वहां पर उसका छोटा स्मारक हम लोगों ने बनाया और उस दिन वहां वार्षिक कार्यक्रम। तो हमारी संघ की संस्कृति की ये परंपरा है, जहाँ पर देश के सम्मान कर रखते हैं, राष्ट्र ध्वज के सम्मान कर रखते हैं, वहां पर हम सबसे आगे आपको मिलेंगे लड़ने के लिए प्राण से। मेरा प्रश्न था कि आरएसएस हिंदुत्व और राष्ट्रवाद को कैसे जोड़ता है? मैं आपसे जानना चाहता हूं। तो देखिए, मैं बताता हूं आपको, राष्ट्रवाद हम नहीं सोचते, हम राष्ट्रीयता सोचते, क्योंकि बाकी जगह जो इज्म चलता है नेशनल, वो और हमारी राष्ट्रीयता इसमें फर्क है। बाकी जगह राष्ट्रीयता कैसे आएगी, राष्ट्रवाद कैसे आएगा? तो मनुष्य समूह करके जिताएगा तो सुरक्षित है, नहीं तो एक मच्छर भी उसको परेशान कर सकता। तो मनुष्य ने समूह बनाया, लेकिन समूह में सब लोग के स्वभाव अलग अलग है। अलग अलग लोगों को जोड़ने वाला क्या है, उनके पास कुछ नहीं। तो उन्होंने मनुष्य निर्मित कुछ आधार किए, जैसे भाषा। इंग्लैंड की भाषा इंग्लिश है, तब तक वो एक, वैसे 4 भाषा है, स्कॉटिश, इंग्लिश, आयरिश और वेल्श। वेल्श में तो ये स्थिति है, वहां जाइए
अब अंग्रेजी बोलेंगे तो लोग बात नहीं करेंगे, लेकिन अंग्रेजी है तब तक वो है, वो ढीली हो जाती है तो स्कॉटलैंड अलग पार्लियामेंट की मांग करता है, या कोई रिलीजन, जैसे अरब के बिखरे कबीलों को इस्लाम रिलीजन देके मोहम्मद साहब ने दी। जब तक इस्लाम है तब तक अरेबिया है, नहीं तो वो इमिरेट्स है, अलग अलग कबीले, अलग अलग राजवंश। आर्थिक हित, अमेरिका के लोगों का आर्थिक हित के एक तरह बल, आर्थिक हित के लिए इंग्लैंड से वो अलग हो गए। उस आर्थिक हित को संभालने के लिए उन्होंने समान कानून बनाया। जब तक आर्थिक हित उनके समान है तब तक वो एक है, नहीं तो स्पेनिश और अन्य यूरोपियन अमेरिकन इसमें आधी थोड़ी खाई, ऐसे आधार उन्होंने। अब इनको पक्का बिठाने के लिए डंडा चाहिए, उसके आधार पर उसको चलाने वाली एक सत्ता है, तब तक सबको एक आधार पर चलना पड़ता है, तब तक वो सब सत्ता चली गई, नेशन खलास। और सुरक्षा के लिए तो अपने नेशन का स्वार्थ, ये पहली बात, बाद में अंतरराष्ट्रीय। इसलिए राष्ट्र बड़ा होता है तो सब पर डंडा चला। जर्मनी बलवान हो गया, दूसरा महायुद्ध हो गया, रशिया बलवान हो गया, कोल्ड वॉर हो गया, अमेरिका बलवान हो गई, सबके व्यापार चौपट करने के लिए, चाइना बलवान हो गया, एक के बाद एक सबको निकल। हमारी राष्ट्रीयता इसलिए है, जो मैंने कहा ये विभिन्न जो है वो एकता ही है, ये हमको पता है, ये थियरी नहीं है, ये हमारे लोगों का अनुभव है, प्रत्यक्ष देखा, आज भी देखने वाले हैं। हमारे सारे बातों की रचना इसी ज्यादा थी, और हमने जब ये सोचा कि सब एक है, तो हमको ये जो ज्ञान मिला, जिससे परम सुख मिलता है, जिससे शांति मिलती है, सदा समाप्त होते, सारी दुनिया को देना है, और इसलिए हमने वसुधैव कुटुंबकम। तो हमारा राष्ट्र जो बना उसमें बहुत परिश्रम किया ऋषि मुनियों ने, वेदों में वर्णन है, ओम भद्र दीक्षांत कहा तपो दीक्षा वसे विश्व कल्याण की इच्छा रखने वाले ऋषियों ने दुर्धन तप किया, ततो राष्ट्रम बलम योजस्वी था, बस उससे हमारे राष्ट्र की बल की पूर्ति। हम तो परोपकार करने के लिए निकले हुए राष्ट्र है, बहुत परिश्रम से इस कोने से उस कोने तक, चिंपिन नदी के पूरब तक, काबुल घाटी के पश्चिम तक, तिब्बत के चीन की तरफ के ढलान से श्रीलंका के दक्षिण तक, ये जो समाज खड़ा हुआ उसका पर्पज यह है ठीक है बता, इसलिए वो समाज है। ऐसा हमारा राष्ट्र है, इसको आप क्या कहेंगे? ये जब आप दुनिया में बताएंगे तो कहेंगे कि हिंदू की बात कर, इसको मानने वालों को हिंदू कहते, जो हिंदू नहीं है वो कहता है हमारी ही सही है, बाकी सब गलत है। जो गलत है वो गलत रहने देता है, कोई उसको सुधारने जाता है, समझा बुझा के, कोई छल कपट करके सुधारता है, कोई डंडे मार के सुधारता है, नहीं सुधर को कोई मार देता है, कोई अपने दया पर जिंदा रखता है, फर्क है। लेकिन एक बात तो भारत ऐसा है दुनिया में जो विविधता को मानता है, क्योंकि विविधता एकता का ही रूप है, विविधता में एकता नहीं, एकता की विविधता। इसलिए हिंदुत्व ये हमारा स्वभाव, राष्ट्रीयता यानी खानपान पूजा पाती में नहीं है, राष्ट्रीयता इस स्वभाव में है जो एकम सब विप्रा बहुधा की कहता है, समन्वय से मिलजुल कर चलो, परस्पर विशिष्टताओं का आदर करो, अपनी विशिष्टता को श्रद्धा करो, इसको बदलो मत, तो मेरा कब तक मैं नहीं बता सकता ना, वो ग्रह ज्योति को देखना पड़ेगा, मुझे उसका मैं जानवर बड़ा डॉक्टर हूं, लेकिन यह बताता हूं कि आप अगर उसको करने जाएंगे तो आपके गुणे होने के पहले से आपको दिखेगा। तो ये परिस्थितियां ऐसी समझ ले, जो भारत से अलग हुए उनको लगता है कि वो गलती हो,
हमको फिर से भारत होना चाहिए, लेकिन वो मानते हैं कि भारत होना है नक्शे की रेखाएं पोंछ कर, ऐसा नहीं, केवल उससे नहीं होगा। भारत होना है भारत के स्वभाव को स्वीकार, वो स्वभाव मंजूर नहीं था इसलिए भारत का विखंडन हुआ। वो स्वभाव जब आ जाएगा तब कुछ बदलना नहीं पड़ेगा, सारा भारत एक होगा। अपने जीवन से सब पड़ोसी देशों को ये सिखाना, ये काम हमको करना पड़ेगा और हम कर रहे हैं। हम मालदीव को पानी पहुंचाते हैं, श्रीलंका को पैसा पहुंचाते हैं, नेपाल में भूचाल में मदद पहुंचाते हैं, बांग्लादेश को मदद, सबको मदद कर रहे हैं और ये बताकर कर रहे हैं। उनको मालूम है सार्क का अध्यक्ष बनने समय प्रियंका का भाषण मैंने सुना, वो 1992 की बात, 93। उन्होंने कहा कि दुनिया के बड़े देश छोटे देशों को निकलते हैं, इसलिए हमको सावधान रहकर हम सब लोगों को एक होना चाहिए। और दक्षिण एशियाई देशों को ये कोई कठिन काम नहीं है, क्योंकि आज हम दुनिया में अलग अलग देश जाने जाते हैं, लेकिन वास्तव में हम एक ही भारतीय मुख्य भूमि के अंदर है। आई एम कोटिंग इट, स्पोक इन इंग्लिश, मैं हिंदी में आपको भाषण कर अक्षरशः भाषण कर रहा हूँ। हम एक ही मुख्य भारत भूमि के अंदर रहे हैं, अंगामी भाव उत्पन्न हो जाए। भारत मेरी माता है, मैं उसका भक्त हूँ, हमारे पूर्व समान यही और हमारी वैल्यूज जिसके आधार पर संस्कृति बनती है वो सर्वत्र समान है। इसमें कहीं भी कोई मतभेद नहीं, केवल स्वार्थ, कट्टरपन, अलगाव ये छोड़ना पड़ेगा। ये छोड़ेंगे तो सत्य तो सबके सामने है, आंखें हमने मूंद ली है, हम आंखें खोलेंगे सबको बता देंगे। आंखें खोलने के लिए प्रेम से आवाज देना, सेवा करना, ये करना पड़ेगा, वो करेंगे। तो ये मैंने जैसा बताया आपके बूढ़े रिटायर होने के पहले आपको